हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के बारे में आपको बताएंगे। आपको पहला पार्ट बता दिए थे गुणन सिद्धांत, उसमें घटनाएं क्या होती हैं, स्वतंत्रता पूर्वक होती थी। अब दूसरा है योग सिद्धांत, एडिशन प्रिंसिपल। इसकी परिभाषा क्या है? यही दो क्रियाएं इस प्रकार हैं कि उनमें से एक क्रिया के होने पर दूसरी न हो सके तो वे क्रियाएं परस्पर अपवर्जी क्रियाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लिखा है वर्ड परस्पर अपवर्जी क्रियाएं। यह अपवर्जी है क्या? आपको प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े होंगे प्रायिकता में अपवर्जी क्रियाएं होती क्या है। अपवर्जी क्रिया का मतलब है कि एक समय में केवल एक ही घटना घटित हो। एक समय में केवल एक ही घटना क्या हो, घटित हो, तो वह अपवर्जी घटना कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए, यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उस पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। यदि हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। अब ऐसे ही एग्जाम्पल एक ले सकते हैं पासे का। डाइस को जो है फेंकते हैं, पासे को फेंकते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 उस पासे में कोई भी अंक ऊपर आ सकता है। 1 अंक भी ऊपर आ सकता है, 2 अंक भी ऊपर आ सकता है, 3 अंक भी ऊपर आ सकता है, 4 अंक भी ऊपर आ सकता है, 5 अंक भी ऊपर आ सकता है, 6 अंक भी ऊपर आ सकता है। लेकिन जो है क्या सभी अंक एक ही साथ ऊपर आएंगे? ऐसा हो नहीं सकता है। यही लिखा है इसमें योग सिद्धांत। यही दो क्रियाएं इस प्रकार हैं कि उनमें से एक क्रिया के होने पर दूसरी न हो सके तो वे क्रियाएं परस्पर अपवर्जी क्रियाएं कहलाती हैं। अपवर्जी का अर्थ होता है, अपवर्जी घटना का अर्थ होता है कि एक समय में केवल एक घटना घटित हो। अब जो है पासे का एग्जाम्पल आपको बताए थे, सिक्के का एग्जाम्पल आपको बताए थे, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अभी आप प्रायिकता में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता की परिभाषा होती है किसी घटना घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अब आगे आप उसमें पढ़ेंगे प्रायिकता का योगशील प्रमेय, प्रायिकता का गुणन प्रमेय, यह आपको 11th में पढ़ना है। तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में इसको बताया जाएगा। यहाँ पर बस हमने एग्जाम्पल दे दिया कि योग सिद्धांत कब लागू होगा। जब घटनाएं, आपसे कोई पूछेगा कि योग सिद्धांत कब लागू होगा तो आप कहिएगा कि जब घटनाएं जो है क्या हो, परस्पर अपवर्जी हो। आपको यही लाइन बोलना है कि यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो वहां पर योग सिद्धांत होगा। गुणन सिद्धांत कब लागू होता है? जब घटनाएं क्या हो, स्वतंत्र हो। तो जब घटनाएं स्वतंत्र होगी तो वहां गुणन सिद्धांत, यदि घटनाएं क्या होगी, परस्पर अपवर्जी होगी तो वहां पर नियम लगेगा आपका योग सिद्धांत। आपका नेक्स्ट टॉपिक है n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक बार में लेने पर प्राप्त क्रमचियों की संख्या ज्ञात करना। अब यहाँ पे देखिए वस्तुएं क्या हैं, सब विभिन्न हैं, सब डिफरेंट हैं। अब इसमें सिद्ध करना है कि पहला NPR। देखिए NPR का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचियों की संख्या क्या होगी। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचियों की संख्या। यहाँ पर p क्या है? परमुटेशन है। परमुटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय। तो पहले नंबर पर सिद्ध करना है कि NPR, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचियों की संख्या। सिद्ध करना है कि n n-1 n-2 डॉटेड लाइन n-r+1। दूसरा है NPR इज इक्वल टू, सिद्ध करना है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-r। यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग प्रश्नावली में होगा। यह भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यह भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यह बेस फार्मूला है। इसी फार्मूले के माध्यम से यह फार्मूला आपका
प्राप्त होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या है, पहले नंबर पर है, क्योंकि यदि इसको आप नहीं जानते हैं तो इस फार्मूले को भी आप नहीं जानेंगे। तो इसलिए आपका जो पहले नंबर पर है, यदि आपसे कोई पूछे कि NPR बराबर क्या होगा, तो आप बताइएगा n(n-1) n-2 डॉटेड लाइन n-r+1। इसी फार्मूले से यह फार्मूला प्राप्त हुआ है, NPR = फैक्टोरियल n/n-r। फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। क्रम गुणित की परिभाषा बताई गई थी, डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को हम क्रम गुणित कहते हैं। अब आइए सिद्ध किया जाए, इस 2 पार्ट हैं आपके। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि n वस्तुएं डिफरेंट ले रहे हैं, विभिन्न वस्तुएं हम ले रहे हैं, क्या, A1 A2 A3 डॉटेड लाइन AN। और इधर जो है देखिए NPR, R क्या है आपका, यह भी नेचुरल नंबर है। यह याद रखिएगा, NPR में 0 is less than r is less than n। R का मान जो है n से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, बहुत होगा तो क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। यह याद रखिएगा, R का मान जो है n के बराबर हो सकता है, लेकिन n से कभी R का मान जो है बड़ा नहीं हो सकता है, यह याद रखिएगा। और आपको जब हम फैक्टोरियल पढ़ा रहे थे क्रम गुणित, तो उसमें 2 रिमार्क लगाए थे। मैं बताया था कि आपको आगे सिद्ध करेंगे, फर्दर वी विल प्रूव दैट फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। और यह भी रिमार्क में बताया गया था कि जो है फैक्टोरियल केवल प्राकृतिक संख्या के लिए ही डिफाइन है, परिभाषित है, केवल प्राकृतिक संख्या के लिए ही क्या होता है, परिभाषित है। अब आइए यहाँ पर हम लिए हैं n विभिन्न वस्तुएं और r रिक्त स्थान। अब विचार किया जाएगा, सब डिफरेंट वस्तुएं आप देख रहे हैं। अब आपसे हम पूछें कि इस रिक्त स्थान को, पहले रिक्त स्थान को भरने के प्रकार क्या होगा। पहले रिक्त स्थान को आप अगर भरेंगे तो कितने प्रकार होंगे। आप देख रहे हैं कि n प्रकार होंगे, क्योंकि n वस्तुएं हैं और पहले रिक्त, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम रिक्त स्थान भरने के प्रकार। प्रथम रिक्त स्थान भरने के प्रकार, प्रथम रिक्त स्थान भरने के प्रकार कुल कितना होगा, n होगा। अब आप वही विचार करिए कि यहाँ n विभिन्न वस्तुएं हैं, A1 A2 A3 डॉटेड लाइन AN। तो आप विचार करिए कि पहले हम A1 से भी इसको भर सकते हैं, A2 से भी भर सकते हैं, A3 से भी पहले रिक्त स्थान को भर सकते हैं, डॉटेड लाइन AN से भी प्रथम स्थान को हम भर सकते हैं। तो हमको सभी वस्तुओं को भरना नहीं है, इसमें एक रिक्त स्थान में केवल एक ही वस्तु क्या होगी, भरी जाएगी, उसमें एक ही वस्तु की एंट्री होगी। लेकिन विकल्प कितने हैं आपके, ऑप्शन कितने हैं, n प्रकार है। पहला स्थान आप भरेंगे और आपके पास n वस्तुएं हैं, तो प्रथम स्थान भरने के प्रकार क्या होंगे, n होंगे। लेकिन यह भी बात याद रखिएगा, यदि A1 से एंट्री होगी तो शेष की एंट्री नहीं होगी। अगर A1 को हम रिजेक्ट कर दें कि A1 से इसको भरा जा रहा है, तो शेष वस्तुएं क्या होंगी, नहीं भरी जाएंगी। तो इसका मतलब अब इसमें आपके पास विकल्प है कि इस पहले प्रथम रिक्त स्थान को भरने के प्रकार कितने हुए, n हुए। तो इसको n को आप लिख सकते हैं n-1+1। इसको हम ऐसे लिखेंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब आइए द्वितीय रिक्त स्थान भरने के प्रकार। द्वितीय रिक्त स्थान भरने के प्रकार, द्वितीय रिक्त स्थान भरने के प्रकार। अब आप विचार करिए कि यदि A1 यहाँ पर मान लिया जाए कुछ समय के लिए कि A1 की एंट्री हो गई है। भाई देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि A1 है,
आपके मन में A2 भी हो सकता है तो A2 को भी रख सकते हैं। आपके मन में होगा A3, आपके मन में होगा AN। आप स्वतंत्र हैं किसी को भरने का। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे पास ऑप्शन n प्रकार है प्रथम रिक्त स्थान भरने का, तो उसमें से कोई भी एक वस्तु अगर उसमें रखेंगे तो शेष वस्तुएं कितनी बचेंगी बाद में। अगर n वस्तुएं हैं, अगर n को हम 10 वस्तु मान लें, माना कि n = 10, तो यदि एक वस्तु इसमें एंट्री कर दी जाएगी तो कितनी वस्तु बचेगी, तो 10 - 1 मन 9 वस्तुएं आपकी क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। तो लेकिन यहाँ पर n क्या है, आपका अज्ञात है, तो अज्ञात है तो बस कितनी वस्तुएं बचेंगी, n - 1। अब मान लीजिए A1 का यहाँ पर एंट्री करा दिए तो शेष वस्तुएं कितनी बची, n - 1। तो अब जो है पहला स्थान का एंट्री आपने कर लिया, तो अब दूसरे स्थान का एंट्री कराएंगे। अब मान लीजिए इससे एंट्री हो गई, तो अब दूसरे स्थान का एंट्री जब कराएंगे इसमें, इसका इसमें दूसरे स्थान में, तो कितने प्रकार से होगा, n - 1 प्रकार से। तो द्वितीय स्थान भरने के प्रकार क्या होगा, n - 1। और हम n - 1 को लिख सकते हैं n - 2 + 1। अब लिखेंगे गुणन सिद्धांत से, लिखेंगे गुणन सिद्धांत से। अब आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि कब गुणन लागू होता है, कब योग सिद्धांत लागू होता है। गुणन सिद्धांत कब लागू होगा, यदि घटनाएं क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी। योग सिद्धांत कब लागू होगा, यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी। परस्पर अपवर्जी का मतलब यह हुआ कि एक समय में केवल एक ही घटना घटित हो। लेकिन यहाँ पर देखिए कि स्वतंत्रता हमको मिली है कि इस पहले रिक्त स्थान को भरने के प्रकार आपका क्या है, n प्रकार है। लेकिन वस्तु तो एक ही भरी जाएगी पहले रिक्त स्थान में। इस रिक्त स्थान में कोई भी वस्तु की एंट्री करा सकते हैं, कोई वस्तु एक एंट्री होगी, लेकिन हमारे पास n प्रकार होंगे। अब मान लीजिए कि एक को तो रिजिड करना पड़ेगा, एक स्थिर करना पड़ेगा कि A1 की एंट्री करा दिए, तो अब शेष n - 1 वस्तुएं बची। n - 1 वस्तुओं को इस दूसरे स्थान में एंट्री कराएंगे तो हमारे पास विकल्प कितने होंगे, n - 1 होंगे। n - 1 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र घटना है। यदि स्वतंत्र है, घटनाएं स्वतंत्र हैं एंट्री कराने के लिए, तो वहाँ पर गुणन सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ गुणन सिद्धांत से। मैथ में जो है कि सवाल कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यह है कि उसका सिद्धांत आपको समझ में आता है कि कब जो है कि योग सिद्धांत लागू होगा, कब गुणन सिद्धांत लागू होगा, इसी को हमको समझना है। यदि यह समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप विदिन 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइए गुणन सिद्धांत से प्रथम 2 स्थान भरने के प्रकार, प्रथम 2 स्थान भरने के प्रकार, प्रथम 2 स्थान भरने के प्रकार क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका n - 1 + 1 n - 2 + 1। अब इसी को हम लिख सकते हैं n - 1। अब इसी प्रकार तीसरे स्थान को भरने के प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार चौथे स्थान को, सेम प्रक्रिया। तीसरे स्थान को भरने के प्रकार n - 1 है, तो अब क्या हो जाएगा, n - 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप r स्थान तक भरेंगे। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रथम रिक्त स्थान भरने के प्रकार को n - 1 + 1 लिख रहे हैं, द्वितीय रिक्त स्थान भरने को n - 1 को इस फॉर्म में कन्वर्ट किए n - 2 + 1 लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार आरवें रिक्त स्थान को भरने के प्रकार, आरवें रिक्त स्थान को भरने के प्रकार, आरवें रिक्त स्थान को भरने के प्रकार अब क्या हो जाएगा, देखिए आरवें रिक्त स्थान को भरने के प्रकार को लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, n - r + 1। अब कैसे हम लिखे हैं,
अब देखिए पहले स्थान को भर रहे हैं तो n माइनस वन प्लस वन, अब 1 को हम r समझ लीजिए पहला रिक्त स्थान है 2 को क्या है या दूसरा रिक्त स्थान है। जैसे n माइनस वन को हम क्या लिखे हैं n माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ पर 2 क्या है r है, तो n माइनस r प्लस वन हो गया। यहाँ पर n है तो इसको हम लिखेंगे n माइनस वन प्लस वन, ऐसे हम लिख रहे हैं। तो ऐसे ही आरवें रिक्त स्थान को भरने के प्रकार क्या होगा n माइनस r प्लस वन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि हम प्रथम यहाँ पर आपकी हेडिंग क्या है, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक बार में लेने पर प्राप्त क्रमचियों की संख्या ज्ञात करना। तो इसका मतलब प्रथम स्थान से आरवें रिक्त स्थान को भरने के कुल प्रकार, तो क्या हो जाएगा क्रमचियों की संख्या क्या हो जाएगी, क्रमचियों की कुल संख्या, क्रमचियों की संख्या। तो यही बात है कि प्रथम स्थान से लेकर आठवें स्थान तक भरने के प्रकार, इसी को कहते हैं एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचियों की संख्या। एनपीआर का मतलब होता है n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचियों की संख्या। अब जो है क्या लिखेंगे, यही जो हम प्राप्त किए हैं गुणन सिद्धांत से, देखिए यहाँ पर n n माइनस वन, तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा n n माइनस वन n माइनस टू डॉटेड लाइन n माइनस r प्लस वन। तो n पी आर का मान सिद्ध हो गया n n माइनस वन n माइनस टू डॉटेड लाइन n माइनस r प्लस वन। कोई पूछे n पी आर बराबर क्या होता है तो बताइएगा n n माइनस वन n माइनस टू डॉटेड लाइन n माइनस r प्लस वन। यही सिद्ध करना था। तो आपका पहला पार्ट क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि n पी आर का मान होता है n n माइनस वन n माइनस टू डॉटेड लाइन n माइनस r प्लस वन। आइए हम दूसरे पार्ट को सिद्ध करते हैं। अभी मैंने पहले पार्ट में सिद्ध किया कि एन पी आर का मान होता है n n माइनस वन n माइनस टू डॉटेड लाइन n माइनस r प्लस वन। अब जो है अब सेकेंड पार्ट में क्या है, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। क्रम गुणित में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्रम गुणित की परिभाषा बताए थे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को क्रम गुणित कहते हैं। तो अब क्या होगा कि यदि हम n से और क्रमशः घटते हुए कहाँ पहुँच जाए, 1 तक पहुँच जाए, तो हम क्या करेंगे इसमें एडजस्ट करेंगे, एक समायोजन किया जाएगा। तो अब डॉटेड लाइन n माइनस आर प्लस वन के बाद क्या आएगा n माइनस आर आएगा, फिर एक कम होगा तो ऐसे आएगा n माइनस आर माइनस वन आएगा, डॉटेड लाइन 4 3 2 1। अब देखिए आपका फार्मूला था n n माइनस वन n माइनस टू डॉटेड लाइन n माइनस आर प्लस वन। अब इससे एक कम होगा तो n माइनस आर प्लस वन से एक कम होगा तो क्या होगा आपका n माइनस आर होगा, n माइनस आर माइनस वन होगा, डॉटेड लाइन 4 3 2 1 होगा। अब अपान में लिखेंगे, जितना आप मल्टीप्लाई किए हैं उतना इसमें एडजस्ट किया जाएगा। तो आपका यहाँ से शुरुआत है n माइनस आर से लेकर है तो उतना बैलेंस हम करेंगे डिनोमिनेटर में, इसके हर में n माइनस आर माइनस वन डॉटेड लाइन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ध्यान दीजिए आपका पहले नंबर पर एन पी आर है, एन पी आर का मान सिद्ध किया गया कि n माइनस वन n माइनस टू डॉटेड लाइन n माइनस आर प्लस वन। अब इसको अब n माइनस आर प्लस वन के बाद क्या पड़ेगा, एक कम करिए तो n माइनस आर होगा, एक कम करेंगे तो n माइनस आर माइनस वन, डॉटेड लाइन 4 3 2 1। n क्या है, n क्या है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या है तो हम इसको घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं, क्योंकि फैक्टोरियल तभी बनेगा कि जब हम n से लेकर 1 तक आए या 1 से लेकर n तक जाए। तो n माइनस आर प्लस वन के बाद क्या होगा, एक कम होगा n माइनस आर होगा। अब देख रहे हैं कि n माइनस आर प्लस वन तक तो हमारा एन पी आर का मान है, इसके आगे क्यों लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1 तक आएंगे।
अब n माइनस आर n माइनस आर माइनस 1 डॉटेड लाइन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 डॉटेड लाइन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपका यहाँ एडजस्ट हो गया, अंश और हर में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब n से लेकर 1 तक के सतत गुणनफल को क्या कहेंगे, फैक्टोरियल n। और n 1 से लेकर n माइनस आर को क्या लिखेंगे, सतत रहेगा, तो फैक्टोरियल n माइनस आर। तो NPR का दूसरा पार्ट आपका सिद्ध हो गया, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस आर। r जो है कभी n से बड़ा नहीं हो सकता है। r जो, ध्यान सुनिएगा, r जो है कभी n से बड़ा नहीं हो सकता है। बहुत होगा तो r और n आपस में बराबर हो सकते हैं।